नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर नंदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। 3 इयर्स और 5 इयर्स के आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले एक नया पेपर आपके सिलेबस में ऐड हुआ है एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में। 9th सेमेस्टर का जो पेपर 3 है, जिसमें ईजमेंट एंड रियल एस्टेट लॉ के विषय में आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस में आपके पास जो पहली यूनिट है वो ईजमेंट की है। पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ में पढ़ना होता था टीपीए, और चौथी यूनिट ईजमेंट की हुआ करती थी। ईजमेंट एंड सर्विट्यूड में आपको इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 पढ़ना होता है। एन ओवरव्यू, डेफिनेशन, एसेंशियल टाइप्स ऑफ ईजमेंट, जिसमें आपको सेक्शन 5 है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस अपरेंट एंड नॉन अपरेंट के विषय में। सेक्शन 6 है ईजमेंट फॉर लिमिटेड टाइम। सेक्शन 7 है ईजमेंट रेस्ट्रिक्टिव ऑफ सर्टेन राइट्स, हु मे इम्पोज ईजमेंट। सेक्शन 8 है। तो इस प्रकार से आपको एक ओवरव्यू लेकर के जाना है। सर्बियंट ओनर का मतलब, लेजर एंड मॉर्गेजर का मतलब, लेजी प्रीवियस का मतलब, हु में एक्वायर ईजमेंट से सवाल पूछा जाता है। सेक्शन 12। सेक्शन 13 में ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एंड क्वासी ईजमेंट को लेकर के चीजें पूछी जाती हैं कि कितने प्रकार का होता है। और सेक्शन 5, उसके बाद आपको जो अगली चीज है वो आपके सिलेबस में लीज एंड लाइसेंस है। लीज और लाइसेंस, पट्टा और अनुज्ञप्ति में अंतर क्या होता है, एक जैसी चीजें क्या हैं। कई बार आप जब दुकानों पर देखते होंगे, वहां पर लिखा होता है लाइसेंस, कुछ खास दुकानों पर। पट्टा आपने शायद टीपीए में शायद अगर पढ़ा होगा पहले, तो टीपीए लीज और लाइसेंस में अंतर क्या होता है, सिमिलरिटीज क्या है, दोनों चीजें। दूसरी यूनिट में आपको ट्रस्ट पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से चीजों को पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, कैसे एजेंसी से अलग है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। ट्रस्ट का जो क्लासिफिकेशन है, कॉन्स्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका मतलब क्या होता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन कहीं पर आपने पहले इन्वायरमेंट लॉ में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ट्रस्टीज की डिसेबिलिटीज को लेकर के, ट्रस्टी की ड्यूटीज को लेकर के, उनके पावर और राइट्स को लेकर के, और जो नए ट्रस्टी हैं उनके डिस्चार्ज और अपॉइंटमेंट को लेकर के आपका सिलेबस है। एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट खत्म कैसे होगा, और बेनिफिशियरी के राइट्स और लाइबिलिटीज, जो लाभ पाने वाले लोग हैं उनके राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। उसके बाद कुछ नए रियल एस्टेट के लॉज हैं, अर्बन डेवलपमेंट के हैं, रियल एस्टेट लॉज हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इश्यूज, पर्सपेक्टिव्स है। लैंड एक्विजिशन आप सुनते होंगे, तमाम सारे विकास कार्यों को जब प्रगति देनी होती है तो सरकारें कुछ लैंड का एक्विजिशन करती हैं, भूमि का अधिग्रहण करती हैं। उस भूमि अधिग्रहण के सिलसिले में रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट जो 2013 का है वो आपको पढ़ना होता है। अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन लखनऊ, एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या लखनऊ विकास परिषद। आप एलडीए के तर्ज पर बनारस में विकास परिषद, गोरखपुर गीडा का सुनते होंगे। तो कई सारे अलग अलग विकास परिषद मीन्स जो महानगरों में विकास की अलग योजनाएं बनती हैं। आपने इसको अगर पहले पढ़ा होगा तो लोकल लॉज जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने अर्बनाइजेशन, म्यूनिसिपैलिटीज के अंतर्गत एक टर्म सुना होगा, एलडीए हुआ, आवास विकास परिषद हुआ। उसके बाद जो एक्ट 2016 का है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 का, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 का, जिसके लगभग प्रावधान शून्य हो चुके हैं, कुछ ही चीजें बची हुई हैं। चौथी यूनिट रजिस्ट्रेशन एक्ट की है, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना है। 17 में है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन 18 में है। टाइम एंड प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 से 31 में है। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसा एक पार्टनरशिप फर्म के नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के नुकसान क्या हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या उसकी लीगल एंटाइटी बोलने या बोले कि उसमें लाभ क्या हो जाता है। थ्योरीज और प्रैक्टिसेस, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी की मालियत जिसको बोलते हैं। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी को लेकर के चीजें आपसे सिलेबस में आपके दी हुई हैं, जो आपसे पूछी जाती रही हैं। अब हम अगर एक बार बात करें कि सवालों की बात करें, जो सवाल अक्सर पूछे जाते रहे, जिस प्रकार के सवाल, तो आपको एक सवाल इस प्रकार का कि ईजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और जो अलग अलग प्रकार के ईजमेंट के प्रकार हैं रिकॉग्नाइज्ड अंडर ईजमेंट एक्ट 1882, उसको लेकर के चीजें आपसे पूछी जाती हैं। वहाँ पर आपके लिए 5, 6, 6, 7, 8 है, और 5 में ज़्यादा खुल करके दिया हुआ है, अपेरेंट और नॉन अपेरेंट दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्टिव ईजमेंट का क्या मतलब होता है, इस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं। तो वहाँ से आपके लिए एक सवाल बनता है, ईजमेंट का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के। लीज का मतलब क्या है आपको समझना है कि लीज का, जैसे लीज को आपको एक्सप्लेन करना है और लाइसेंस को एक्सप्लेन करना है, तो उस प्रकार से सवाल जवाब तैयार करके आइएगा। और लीज में और लाइसेंस में 56 में दिया हुआ है, 56 सेक्शन 56 में है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 105 धारा 105 1882 वाले में है। तो लीज में, लाइसेंस में आपको कायदे से अंतर समझना है, और लीज और लाइसेंस के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्लासी, वो उसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आपको समझ करके जाना है। आगे बढ़ें तो सवालों की बात करें
ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या है, एजेंसी का मतलब क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन को लेकर के चीज़ें समझ लीजिएगा। ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है, ट्रस्ट के काइंड्स क्या क्या हैं। कई बार आपसे चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर के चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव ट्रस्ट को लेकर के पूछी जाती हैं। तो ट्रस्ट का मतलब क्या है, एजेंसी के साथ, इसको आप सिलेबस में आपके दिया हुआ है कि ट्रस्ट में और एजेंसी में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन विद एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इन दोनों को समझ लीजिएगा, इसकी क्लासिफिकेशन को समझ लीजिएगा। और जो बेनिफिशियरीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, बेनिफिशियरी मतलब जो जिनके लाभ के लिए कोई ट्रस्ट या न्यास बना हुआ है, उसके जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ पाने वाले लोग हैं, उनके पास ड्यूटीज़ क्या है ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, और उनके पास राइट्स क्या क्या है, ये पॉइंट आपको देखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो तीसरी यूनिट से आप एक तो रेरा के विषय में आपको पढ़ना है, जो ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 वाला है। तो रेरा का अच्छा, जो नए बड़े शहरों में जो ये रियल एस्टेट का चलन है, ऊंची इमारतों, बड़ी इमारतों का जो चलन आप देख रहे होंगे, तो वो आप जो व्यवसाय है रियल एस्टेट का, उस व्यवसाय के अंतर्गत, रियल एस्टेट वाले व्यवसाय के अंतर्गत बोलो धीमा कर दो उसको, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो आपको पढ़ने होते हैं रेरा के अंतर्गत। उसके बाद आप आगे जाइए तो रेरा के साथ में आप बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के जो सैलिएंट फीचर्स बोल लें, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट से जो सवाल आए हैं किस प्रकार से आए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट अभी आपके लिए जरूरी है। सवाल किस प्रकार से है कि हाउ डज द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 एड्रेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग बेनामी प्रॉपर्टीज। बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988 बेनामी संपत्तियों से जुड़े समव्यवहार के साथ कैसे व्यवहार करता है, और इसके साथ में जो इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, जो पेनल्टीज हैं एसोसिएटेड विद बेनामी ट्रांजैक्शंस, मींस बेनामी समव्यवहार से जुड़े विधिक निहितार्थ और दंड की व्याख्या कीजिए। ये वाली चीज भी आप पढ़ लीजिएगा कायदे से, फिर आपको यहां पर सवाल मिलने की उम्मीद रहती है। ट्रस्ट की जहां पर हम बात कर रहे हैं, या ट्रस्टी की जहां पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप जैसे सवाल किस प्रकार से आपसे पूछा भी गया था कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इन लीगल टर्म्स, हाईलाइटिंग इट्स पर्पस एंड कंपोनेंट्स, हाउ डज अ ट्रस्ट डिफर फ्रॉम एजेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस डिस्टिंक्शन। तो आप जब ट्रस्ट पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट वगैरह, ट्रस्ट बनता कैसे, उसके प्रकार, ट्रस्ट का एजेंसी से और ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट से क्या अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट जब आप पार्ट 2 पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी देखते हैं, वहां से चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, आप वहां से अगर पढ़ेंगे तो। बेनिफिशियरी वाली बात जब आप पढ़ रहे हैं तो जो कुछ केस लॉज है, लीडिंग केस लॉज है, उस पर वो भी देख लीजिएगा। उस प्रकार के सवाल जब पूछे जाते रहे हैं तो आपसे केस लॉज बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। आगे हम बढ़े, हम लोगों ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट की बात करी, रेरा की बात करी, एलडीए के कुछ प्रावधान भी आपके लिए जरूरी हैं। जैसे एक बार सवाल पूछा भी गया है कि प्रोवाइड एन ओवरव्यू और अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन लखनऊ, स्पेसिफिकली द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए एंड आवास विकास परिषद, व्हाट आर देयर रोल्स एंड फंक्शंस इन अर्बन डेवलपमेंट। तो जो ये आवास विकास परिषद हैं, जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, विकास प्राधिकरण है, इनका एक महानगर के विकास में, एक शहर के विकास में क्या योगदान है, क्या भूमिका है, इस प्रकार से चीजें आपको समझनी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन की बात अगर कर लें तो रजिस्ट्रेशन में जो सिग्निफिकेंस है, जैसे रजिस्ट्रेशन में जो कंपलसरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या ऑप्शनल, आपको देखना है कि किन सारी चीज़ों का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो ऑप्शनल किया गया है, मतलब उसका करा सकते भी हैं, नहीं भी चाहे ना चाहें तो नहीं कराने की आवश्यकता है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कंपलसरी किया गया है। जैसे सवाल क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द significance of compulsory registered documents and optional registration under section 17 and 18 of Indian Registration Act respectively. What are the time and place, जैसे आपके सिलेबस में है कि टाइम एंड प्लेस, तो आपको धारा 17, धारा 18, धारा 23 से 31 मीन्स टाइम एंड प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन, वो उतना हिस्सा आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद हम स्टैम्प ड्यूटी से अगर बात करें, स्टैम्प ड्यूटी से जो सवाल पूछे गए हैं मुख्यतया वो उसके सेलेंट फीचर्स के तौर पर, वो उसके मुख्य प्रावधानों के तौर पर पूछे गए हैं। और आपसे एक चीज पूछी गई है कि हाउ डज दिस एक्ट, मतलब ये जो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का है, हाउ डज दिस एक्ट गवर्न द यूज ऑफ स्टाम्प्स ऑन वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अधिनियम जो है ये विभिन्न विधिक दस्तावेजों और उपकरणों पर स्टाम्प के उपयोग को कैसे नियंत्रित करता है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा गया है। तो मुझे लगता है रेरा, एलडीए और अर्बनाइजेशन को लेकर के कभी कभी निबंधात्मक टाइप का सवाल पूछा गया है कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या समस्याएं हो जाती हैं, और अर्बनाइजेशन के कहें तो लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, या उसके फीचर्स क्या है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। एलडीए आवास विकास परिषद अर्बन डेवलपमेंट वाली जो चीज़ें हैं उसको भी समझ लीजिएगा। उसके पहले हुडको हुआ करता था, HUDCO इन द ईयर 1976 1979, कभी कभी चीज़ें उसमें से जोड़ करके पूछी गई हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेलिएंट फीचर्स भी कुछ बार पूछे गए हैं, जिसमें
जो एक्ट है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 LAR 2013 का है। उसके पहले 2011 का एक LARR बिल करके है। तो वो सब चीज़ें जब भी पूछी गई हैं तो शॉर्ट नोट में पूछी गई हैं, और उसमें शॉर्ट नोट से मेरा मतलब है एक सवाल के 2-3 हिस्से हैं, तो ABC करके उसमें चीज़ें छोटी करके पूछी गई हैं। तो अच्छा, उसमें LDA वाले में जो LDA जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अक्सर कोई ना कोई केस लॉ जोड़ करके पूछा जाता है। तो जिस समय आप LDA के बारे में पढ़ रहे हैं, आवास विकास परिषद के बारे में पूछ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन वगैरह के विषय में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक केस लॉ, जो भी लीडिंग केस लॉ हैं उत्तर प्रदेश स्तर के कह लीजिए, या हो सकता है वो राष्ट्रीय स्तर के निर्णय हो, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और प्रयास ये करिएगा कि कम से कम, अगर ये सोच रहे हो कि 2 यूनिट पढ़ लेंगे, 2 यूनिट से 5 आ जाएगा, तो थोड़ा सा कभी कभी वो चीज़ नहीं 100% लागू हो पाती है। तो प्रयास करिएगा कि अगर आप 2 यूनिट पढ़ना चाहेंगे, अभी तक 2 यूनिट पढ़ करके आपका काम चल रहा हो, तो इस वाले पेपर में कम से कम 3 यूनिट पढ़ करके जाइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए। थोड़ा नया पेपर है और सिलेबस को थोड़ा सा कई चीज़ों को, जैसे पहले ट्रस्ट इक्विटी और जो ट्रस्ट इक्विटी SRA हुआ करता था वो अलग से पूछा, वो एक पेपर था, ट्रस्ट एक्ट अलग से पूछा जाता था, तो लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी गई, तो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कहें जटिल है, लेकिन प्रयास करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम।